भारत हिंदू राष्ट्र नहीं हो जाएगा, हम तब तक यात्राएं निकालेंगे। ये लोग इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और हिंदू राष्ट्र बनाने वालों के सामने डॉक्टर अंबेडकर ने एक वाक्य लिखा था। इस वाक्य के बाद मैं अपनी ओबीसी वाली बात कह रहा हूं। पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया किताब में डॉक्टर अंबेडकर ने साफ लिखा है, अगर हिंदू राष्ट्र हकीकत बनता है तो वो इस मुल्क के लिए सबसे बड़ा अभिशाप होगा। हिंदू कुछ भी कह लें, हिंदू धर्म स्वतंत्रता, समानता व बंधुता विरोधी है। ये लोकतंत्र से मेल नहीं खाता है, इसलिए किसी भी कीमत पर इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनने से रोका जाना चाहिए। ये डॉक्टर अंबेडकर साफ तौर पर लिखते हैं। अब मेरा एक सवाल, इतनी साफ बात डॉक्टर अंबेडकर ने किसी और के लिए लिखी है क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप बताइए, किसी के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने यह लिखा है क्या कि यह लोकतंत्र विरोधी है, ये मानवता विरोधी है, इसे किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए? ये चेतावनी डॉक्टर अंबेडकर ने किसी और चीज के लिए दी हो तो बताइए। इसका मतलब डॉक्टर अंबेडकर को पता था कि इस मुल्क में कुछ दिन बाद ऐसे लोगों का भी सत्ता आएगी जो भारत के संविधान को तार तार करते हुए इस मुल्क को एक धर्म का राष्ट्र बनाने की कोशिश करेंगे। इसलिए मैं उन्हें अपना नायक मानता हूं कि हमारे नायक को पहले से पता था कि इस मुल्क के ऊपर सबसे बड़ा खतरा क्या है, और इसलिए वो लोग इंसान को इंसान से लड़ा रहे हैं। आओ हमारा दर्शन देखो, समाजवादी आंदोलन और त्रिवेणी संघर्ष संघ का नारा क्या था? 100 से कम न 1000 से ज्यादा, समाजवाद का यही तकाजा। इसका मतलब क्या है कि किसी के पास बहुत ज्यादा ना हो और किसी के पास बहुत कम ना हो। ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई है 2022 में कि इस मुल्क में 1% लोग 40.5% संपत्ति पर गुजारा कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना आप लोग? पढ़ा होगा ना आपने? यानी अगर 100 लोग इस देश में रहते हैं और 100 रुपया इस देश में है तो एक आदमी के पास 40 रुपया है। और वही ऑक्सफैम की रिपोर्ट कह रही है कि इस मुल्क के 50% लोग 3% पर गुजारा कर रहे हैं, यानी 50 लोग केवल 3 रुपए में गुजारा कर रहे हैं। और इस 50 को अगर एक्सटेंड कर दीजिए तो 90 लोग 10 रुपए में गुजारा कर रहे हैं और 10 लोग 90 रुपए का कब्जा किए हुए बैठे हैं। इसलिए हम ये बहुजन की जब बात करते हैं तो उन मुल्क के 90% लोगों की बात करते हैं जिनका 90% पैसा और संपत्ति 10% लोग कब्जा किए हुए हैं। और ये बात जान जाए ये मुल्क। इसलिए आज की डेट में इस देश की सबसे बड़ी अगर कोई जरूरत है तो वो है जाति जनगणना। अगर जाति जनगणना नहीं होगी तो ये पता ही नहीं चलेगा कि ये कब्जा करने वाले 1% लोग कौन है। और इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने अपने विषय में मुझे जाति जनगणना पर बोलने के लिए कहा है। भाई हम भी तो जानना चाहते हैं कि मेरे मुल्क का वो एक आदमी कौन है जो 40% कब्जा कर लिया। कहीं वो वही तो नहीं जो पैसा लेकर विदेश भाग गया और जब वो भाग रहा था तो चौकीदार सो रहा था। आखिर चौकीदार किसकी चौकीदारी कर रहा था? नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या, इनमें कोई भी, चंद्रपुर के लोगों, एक बड़ी गंभीर बात आपसे कह रहा हूं, इस मुल्क में अगर किसी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी कोई व्यक्ति इंजीनियर बन गया और उसने एक गलती कर दी तो इस मुल्क के पढ़े लिखे लोगों ने रिजर्वेशन को गालियां दी हैं। बताइए मैं गलत कह रहा हूं कि सही कह रहा हूं? बताइए गालियां दी कि नहीं? अगर एक SC ST OBC व्यक्ति से गलती हो जाए, एक डॉक्टर ने गलती की तो उन्होंने कहा ये शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के लोग मेरिट नहीं होती है, ये रिजर्वेशन से आए हैं, ये ऐसे होते ही हैं, और हमारे लोगों को गालियां दी। कल्पना करिए ये देश को लूट कर जो विदेश भाग गए, इनमें अगर एक भी SC ST OBC होता तो ये हमारे लोगों का जीना हराम कर देते। ये सारे तो वही हैं जो मुखत से जाए थे ब्राह्मण, बाहुर नाम क्षत्रिय। हमारे लोग लूटने वाले नहीं है। और उन्हें कौन बचा रहा है? ये विदेश भाग गए, ये लोग कौन हैं और किसका पैसा लेकर भाग गए? वो बेच रहे हैं भारत को। अब आइए कंटेम्पररी इंडिया की बात करते हैं। और एक ओबीसी प्रधानमंत्री, अरे भाई 75 साल में इस देश को प्रधानमंत्री कोई मिला तो उसने अपनी जाति क्यों बताई? इस देश के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को एक अपमान और झेलना पड़ता है कि नहीं? वो हमारे ऊपर तोहमत लगाते हैं कि हम जातिवादी लोग हैं, हम जातिवाद करते हैं। बताइए सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं?
वो हमें जातिवादी कहते हैं ना। ये बताओ कि गुजरात का मुख्यमंत्री रहने तक तुमने अपनी जाति नहीं बताई थी ना, और जब तुम्हें प्रधानमंत्री बनना हुआ तो दोनों हाथ फैलाकर कहे कि मैं ओबीसी मां का बेटा हूं, मुझे ओबीसी लोगों वोट दे दो, और ओबीसी लोग कहे कि अरे बेचारा चाय बेचने वाला, अब इसको हम प्रधानमंत्री बनाएंगे। कितना प्यारा नारा दिया था, वो बेच रहे हैं भारत को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं, वो लूट रहे हैं भारत को, मैं चैन से कैसे रह जाऊं, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। और आप सब ओबीसी लोग उनको वोट दे दिए, और उसके बाद वो चौकीदार शुरू किया, पहले रेल बेच दिया, किस प्लेटफॉर्म पर चाय बेची नहीं पता, किस ट्रेन में चाय बेची नहीं पता, उसे चाय बेचते किसी ने नहीं देखा, लेकिन उसके भक्त सब मान लेते हैं कि हाँ चाय बेचा, और वो रेल बेच दिया, देश बेच दिया, और उसके भक्त कहते हैं कहां कुछ बिक रहा है, अच्छे दिन तो आ गए हैं। उसने वो बारी बारी बेचना शुरू किया। बताओ चंद्रपुर के लोगों, आप सबसे जागरूक लोग हो इस देश में, सबसे ज्यादा अगर कोई शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का कर्मचारी है तो वो सबसे बड़ा सरकारी संस्थान कौन है? रेलवे है कि नहीं? सबसे ज्यादा कर्मचारी आपके रेलवे में थे ना, और रेलवे को बेचने का मतलब समझ रहे हैं? वो आपके जितने लोगों को नौकरी मिली थी सबकी नौकरी खत्म, रेल बिक गई, बैंक बिक गया, LIC बिक गई, और नवरत्न कंपनियां बिक गई, BSNL बिक गया, सारा बारी बारी करते बेचते चले जा रहे। और उसके बाद उस फकीर ने एक बात कह दी है कि मेरा क्या है जी, मैं तो फकीर आदमी हूं, झोला लेके चल दूंगा। चंद्रपुर के लोगों, मैं आपसे पूछने आया हूं, हमारे आपके बच्चों का क्या होगा अगर ये सारा कुछ बिक गया तो? ये सवाल हमारा है कि नहीं? उस झोले में वो फकीर क्या क्या भर रहा है? मैं एक बात कहने आया हूं, वो शिक्षा को भर रहा है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का एक प्रोफेसर, ठेके पर प्रोफेसर हूं, आज हूं कल नहीं रहूंगा, कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी स्थायी नहीं है इस देश में। और वो शिक्षा को कैसे बेच रहा है, एक वाक्य में समझिएगा, और तब मैं मंडल कमीशन पर आता हूं। इस देश में जब महात्मा फूले और जो सावित्रीबाई फूले ने स्कूल खोला तो ब्राह्मणों ने इसी महाराष्ट्र सतारा पुणे भिड़ेवाला में बड़े बड़े पोस्टर लगाए थे कि ये धर्म का अपमान कर रहा है, ये शूद्र बच्चों को पढ़ाएगा और महिलाओं को पढ़ाएगा। तुम्हारा कैसा धर्म जिसमें हमें इंसान ही नहीं समझा गया और हमें पढ़ने से रोका गया? वो धर्म हमारा था क्या? वो भगवान अगर हमारा था तो वो मूर्ति से बाहर आकर क्यों नहीं कहा ब्राह्मण को कि ये शूद्र भी हमारा है, इसको पढ़ने का हक चाहिए? और अगर तुम्हारे भगवान ने हमें पढ़ने का हक नहीं दिलाया तो वो भगवान हमारा कैसे हुआ? और भारत के लोग तो कहते हैं फूले और अंबेडकर हमारे लिए उससे बढ़कर हैं जिन्होंने हमारे हाथ में कलम और किताब पकड़ाई है, इसलिए हम उन्हें अपना नायक मानते हैं। और वो स्कूल खोलना एक क्रांति थी। और उसके बाद आजादी के बाद नए लोग जब पढ़ना शुरू किए तो रिजर्वेशन लागू नहीं किया। 2019 तक अब आइए, मैं इस ओबीसी प्रधानमंत्री के सामने ओबीसी की बात रखता हूं। दोनों हाथ फैला करके उसने कहा ना कि मैं ओबीसी मां का बेटा हूं। उसने कहा ना कि कैबिनेट में मैंने 27% ओबीसी मंत्री बना दिए। 14 अप्रैल आ रहा है और कल देखिएगा वो फकीर बाबा साहब की मूर्ति पर माला पहनाएंगे, वो लोग बाबा साहब की मूर्ति पर भी माला पहनाएंगे और झुक करके कहेंगे कि मैं आज प्रधानमंत्री हूं तो बाबा साहब की वजह से हूं। और जैसे ही मूर्ति की तरफ से हटेंगे, पहला काम ये करेंगे कि देखो कुछ और ऐसा बेचने से रह तो नहीं गया जिससे अंबेडकर के सपनों का भारत न बन जाए कहीं। कैसे, वो मैं आपको बता रहा हूं। शिक्षा बेचना इस मुल्क को बर्बाद करना है। और नई शिक्षा नीति 2020 कहती है कि 40% सिलेबस ऑनलाइन मोड में होना चाहिए। 40% सिलेबस अगर ऑनलाइन मोड में हो गया तो 40% टीचर कॉन्ट्रैक्ट पर हो गए कि नहीं, प्रोफेसर कॉन्ट्रैक्ट पर हो गए कि नहीं। दूसरी पॉलिसी नई शिक्षा नीति 2020 कहती है कि इस देश में 45,000 केंद्रीय सरकार के डिग्री कॉलेज हैं। अगले 20 साल में हम उन्हें क्लोजर और मर्जर की पॉलिसी के तहत 15,000 डिग्री कॉलेज कर देंगे। यानी नए डिग्री कॉलेज और स्कूल खोलने की बजाय
वो जो खुले हुए स्कूल हैं, अगर स्कूल और डिग्री कॉलेज में मिनिमम क्राइटेरिया 3000 एंड 5000 स्टूडेंट की क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होगी तो एक स्कूल को दूसरे स्कूल में मर्ज कर दिया जाएगा, एक स्कूल को दूसरे स्कूल में क्लोज करके सबमिट कर दिया जाएगा। तो आपके बच्चों की शिक्षा के लिए नए स्कूल और विश्वविद्यालय चाहिए थे, वो शौचालय और देवालय बनवा रहे हैं। ये बताइए किसके सपनों का भारत बना रहे हैं? और इसलिए अब ओबीसी समाज की चिंता, अगर ओबीसी इस देश के प्रधानमंत्री खुद को कहते हैं कि मैं ओबीसी मां का बेटा हूं, तो एक बात बताओ ओबीसी प्रधानमंत्री, आज तक 9 साल में एक बार भी आपने ओबीसी के सबसे बड़े नायक बीपी मंडल को कभी याद क्यों नहीं किया? और बीपी मंडल को याद करने का मतलब अब मैं आपको समझा रहा हूं। 1980-77 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो मंडल कमीशन गठित हुआ, 80 में रिपोर्ट सबमिट हुई और मंडल कमीशन की रिपोर्ट 90 में जाकर लागू हुई। और वो लोग कितने शानदार लोग थे जिन्होंने 1950 में आजाद हुए भारत को, भारत कैसा बनेगा इसका खाका खींचा डॉक्टर अंबेडकर ने, और भारत रत्न मिला 40 साल बाद 1990 में। और 14 अप्रैल को छुट्टी की घोषणा कब होती है? 1990 में। 40 साल तो लग गया इस देश को ये बात कबूल करने में कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भारत रत्न हैं। अरे भाई, तुम्हारे भारत रत्न का कद बढ़ गया वो अगर बाबा साहब को मिला, क्योंकि वो भारत रत्न नहीं विश्व रत्न थे, क्योंकि वो इंसानियत का पाठ पढ़ा रहे थे। और उस 1990 में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण काम क्या हुआ था? मंडल कमीशन की 2 सिफारिशें लागू करना। और मंडल कमीशन की सिफारिश में पहली सिफारिश थी एजुकेशन, जो गवर्नमेंट एजुकेशन है उसमें 27% रिजर्वेशन और गवर्नमेंट नौकरी में रिजर्वेशन। अब एक बात बताओ, इस देश के प्रधानमंत्री से ही मैं बात कर रहा हूं, छोटे मोटे लोगों को बीच में लाता ही नहीं, सीधे मेरा बात प्रधानमंत्री से। प्रधानमंत्री महोदय, एक बात बताओ, 9 साल से आप प्रधानमंत्री हो, आपने सच सच बताओ मंडल कमीशन की रिपोर्ट पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? मैं मानता हूं कि आपने इंटायर पॉलिटिकल साइंस में डिग्री ली है, और मैं ये भी कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री की डिग्री फेक नहीं है। जब कंप्यूटर में वो फॉन्ट नहीं आया था तब भी उनकी उस फॉन्ट में डिग्री बन गई। मैं प्रधानमंत्री पर कोई सवाल नहीं पूछ रहा, मैं प्रधानमंत्री से एक सवाल कर रहा हूं, बताओ मंडल कमीशन की रिपोर्ट आपने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? और अगर पढ़ी है तो बताओ उसमें लिखा है कि नहीं कि इस मुल्क के 52% आबादी, 52% लोग ओबीसी हैं, 3743 जातियां ओबीसी की हैं। और 1993 में जब इंदिरा साहनी जजमेंट के बाद यह नियम बना कि चूंकि अपर लिमिट सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दी कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन ओबीसी को सब मिलाकर नहीं हो सकता, तो ओबीसी को रिजर्वेशन कितना मिला? जोर से बोलिए, कितना मिला? 27% मिला। और मंडल कमीशन की सिफारिश कर रही है अगर ओबीसी के साथ न्याय करना है तो इस रिजर्वेशन को उतना करना होगा जितनी ओबीसी की पॉपुलेशन है। लिखा है कि नहीं मंडल कमीशन में? अब इस देश के प्रधानमंत्री फकीर साहब मुझे जवाब दें, अगर आप ओबीसी के हितैषी हो तो जैसे ही आपने 10% सुदामा कोटा ईडब्ल्यूएस लागू कर दिया तो 50% अपर लिमिट खत्म हो गई कि नहीं हो गई? बताइए भाई जोर से। अगर 10% सुदामा कोटा समझ रहे हैं ना? सुदामा का कहानी जानते हैं? अरे वो एक गरीब ब्राह्मण एक गांव में रहा करता था। ब्राह्मण गरीब हुआ तो उसके नाम के आगे लिखा गया कि एक गरीब ब्राह्मण था। इस मुल्क के SC ST OBC 90% गरीब बनाए गए और कभी इस देश में उनके नाम के आगे गरीब नहीं लिखा गया, क्योंकि मान लिया गया था कि ये लोग तो ऐसे ही कंगाल लोग हैं। हमारे लिटरेचर में भी हमें अपमानित किया गया। तब मैं इस मुल्क के निजाम से पूछता हूं, अगर आपने 10% EWS रिजर्वेशन लागू कर दिया है तो आज इस देश के प्रधानमंत्री घोषणा करें कि ओबीसी की 52% आबादी को 52% रिजर्वेशन लागू करते हैं। अगर नहीं करते हो तो हम आपको फेक ओबीसी कहते रहेंगे। और अगर 52% रिजर्वेशन लागू नहीं कर रहे तो एक काम और कर लो, जरा गिन लो कि कितने ओबीसी हैं।
भाई गिनती करोगे इस देश में कितनी भेड़ बकरियां हैं, आप गूगल करिए तो मिल जाएगा। इस देश में कितने पेड़ पौधे हैं, आप गूगल करिए तो मिल जाएगा। इस देश में कितने जानवर हैं, ये पता लगाइए तो मिल जाएगा। इस देश में कितने SC ST OBC, SC ST की तो गिनती होती है, कितने OBC और अपर कास्ट हैं, इसकी जानकारी इस देश को नहीं है। अब एक बात बताइए, जाति जनगणना का मतलब समझा रहा हूं। कुछ लोग कहते हैं कि जाति जनगणना अगर होगी तो जातिवाद बढ़ जाएगा। सो क्यूट लॉजिक। इस देश का बंटवारा धर्म के नाम पर हुआ कि नहीं हुआ? और 1951 से इस देश की जनगणना में धर्म गिना जाता है कि नहीं जाता है? बताइए जोर से, धर्म गिनते हैं कि नहीं? अरे भाई, जब तक तुमने धर्म के नाम पर दंगाई राजनीति शुरू नहीं की थी, तब तक इस देश में धर्म के नाम पर दंगे बहुत कम हुए। दंगे तो तब हुए जब तुमने धर्म की राजनीति शुरू की। गिनने से कोई दंगा और कोई बंटवारा नहीं होता। जैसे धर्म गिनते हो, जैसे भाषा गिनते हो, इस देश में भाषा के नाम पर राज्य बटे कि नहीं बटे? भाषा के नाम पर राज्य बटे और फिर भी भाषा गिनते हैं। धर्म के नाम पर देश बटा, फिर भी धर्म गिनते हैं। इंसान जाति के नाम पर बटा और वो जाति नहीं गिनते। ये धोखा है कि नहीं है? इसलिए हम कहते हैं कि जातियों के गिनने से जातिवाद नहीं बढ़ता, जातियों के न गिनने से जातिवाद बढ़ता है। क्योंकि रोहित वेमुला को जाति पूछ करके सांस्थानिक हत्या की गई। डॉक्टर पायल तड़वी, और अभी हाल का केस है महाराष्ट्र के लोगों, आप जानते हो कि दर्शन सोलंकी नाम का एक लड़का था ना, IIT में पढ़ता था ना। लोग कहते थे कि जब नया भारत बनेगा तो अपने आप जातियां खत्म हो जाएंगी। ये बताओ, सबसे अच्छे पढ़े लिखे लोग IIT में होंगे कि नहीं? सबसे अच्छे पढ़े लिखे लोग ये यूनिवर्सिटीज में होंगे कि नहीं? मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में हूं और साफ कह रहा हूं, इंटरव्यू में नंबर देने में भी जाति देखी जाती है। इंटरव्यू और वाइवा में नंबर देने में जाति देखते हो, और उसके बाद जाति के नाम पर इतना जलील करते हो कि दर्शन सोलंकी की सांस्थानिक हत्या होती है। तुम जातियां नहीं गिन रहे हो, तब भी जातिवाद बढ़ रहा है। मेरा एक सुझाव इस देश के प्रधानमंत्री माने कि वो जाति जनगणना करा दो, और जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी करा दो। ये देखो, तुम्हें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जातिवाद खत्म हो जाएगा। बीमारी और हमारे ऊपर तोहमत। एक शेर पढ़ रहा हूं, हमी को दरिया पे जाने से रोकने वाले हमी से पानी का हिसाब मांगते हैं। कहते हैं कि हम मुल्क को कमजोर कर रहे हैं। OBC प्रधानमंत्री महोदय, एक और जवाब दो। अगर जातियां नहीं गिने तो देश के 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एक भी प्रोफेसर 2019 तक OBC का क्यों नहीं था? तुम कहते हो कि हमने राष्ट्रपति दलित बना दिए, हमने कैबिनेट मिनिस्टर दलित और OBC बना दिया, हमने देखो नई राष्ट्रपति पहली आदिवासी महिला बना दिया। हम कहते हैं थैंक यू माय डियर फकीर। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि लेटरल एंट्री से जो 400 ज्वाइंट सेक्रेटरी तुमने बनाए, उसमें एक भी SC ST OBC क्यों नहीं है? हम तो ज्वाइंट सेक्रेटरी बनना चाहते हैं। तुम ये सांसद विधायक क्यों बना रहे हो? वो तो अपने दम पर बन जाएंगे।